Hello everyone, welcome you to Kyra classes. This is my fourth lecture of Principles of Inheritance and Variation. In today's video, we will study inheritance of two genes. So वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें कायरा क्लासेस को, जिससे आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं. थैंक यू. हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन. उसमें हमने एक कैरेक्टर को स्टडी किया था. अब इस बार हम पढ़ रहे हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स. तो इसमें हम दो अलग अलग कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे. मतलब मेंडल ने दो अलग अलग कैरेक्टर्स को स्टडी किया था और फिर बताया था कि क्या रिजल्ट आएगा प्रोजेनी का. So Mendel also worked with and crossed pea plants that differed in two characters, as is seen in the cross between a pea plant that has seeds with yellow color and round shape and one that had seeds of green color and wrinkled shape. तो मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने पी प्लांट्स को क्रॉस कराया, लेकिन जो पी प्लांट्स को क्रॉस कराया तो उनके दो अलग अलग कैरेक्टर्स को एक साथ लेके उन्हें क्रॉस कराया गया. तो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में जहां पे एक कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराया गया था, अब की बार उन्होंने क्या किया कि दो अलग अलग कैरेक्टर्स को एक साथ लेके उन्होंने क्रॉस कराया. तो जैसे कि उन्होंने फॉर एग्जांपल सीड्स जो कि येलो कलर की थी, एक कैरेक्टर यहाँ पे हो गया कलर ऑफ द सीड, तो येलो कलर, और साथ में शेप राउंड शेप. तो दो कैरेक्टर्स हो गए, कलर हो गया सीड का प्लस द शेप ऑफ द सीड. और दूसरा जो उन्होंने क्रॉस कराया किसके साथ? ग्रीन सीड्स. ओके, मतलब ग्रीन कलर के सीड्स और रिंकल्ड शेप के सीड्स. तो यहाँ पे भी आपके कैरेक्टर क्या हो गया? दो हो गए. एक हो गया कलर ग्रीन और एक हो गया शेप रिंकल्ड. तो उन्होंने क्या कराया? पी प्लांट्स को क्रॉस कराया, जिसमें एक पी प्लांट के पास येलो कलर और राउंड शेप सीड्स थे और दूसरे के पास कौन से सीड्स थे? ग्रीन कलर और रिंकल्ड शेप. Mendel found that the seeds resulting from the crossing of the parents had yellow colored and राउंड शेप सीड्स. तो मेंडल ने ये देखा जो सीड्स क्रॉसिंग कराने के बाद, जब क्रॉसिंग हो गई पेरेंट्स की, जो रिजल्ट आ रहा है, जो सीड्स फॉर्म हो रहे हैं, तो वो जो सीड्स थे वो येलो कलर और राउंड शेप के थे. Thus yellow color was dominant over green and round shape dominant over wrinkled. तो जो F1 जनरेशन थी उसमें जो सारे के सारे पी प्लांट्स थे उसमें येलो कलर्ड और राउंड शेप सीड्स देखने को मिले. इससे ये पता चला कि येलो कलर जो है वो डोमिनेंट है ग्रीन के ऊपर और जो राउंड शेप है वो डोमिनेंट है रिंकल्ड के ऊपर. These results were identical to those that he got when he made separate monohybrid crosses between yellow and green seeded plants and between round and wrinkled seeded plants. तो ये जो results आए थे, जो F1 प्रोजेनी के जो result आए हैं, वो बिल्कुल आइडेंटिकल थे जो उन्होंने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था, जैसे येलो और ग्रीन सीडेड प्लांट्स के बीच में और राउंड और रिंकल सीडेड प्लांट्स के बीच में. तो जब उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था तो बिल्कुल वैसे ही रिजल्ट्स प्रोजेनी के ये डाई हाइब्रिड क्रॉस में देखने को मिले. इसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस ही कहेंगे क्योंकि यहाँ पे जब हम दो कैरेक्टर्स को क्रॉस कराते हैं, दो अलग अलग कैरेक्टर्स को एक साथ लेके आप जब क्रॉस कराओगे तो उसे हम कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस. और जब एक ही कैरेक्टर को क्रॉस कराते हैं वो होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस. Let's use the genotypic symbols capital Y for dominant yellow seed color and small y for recessive green seed color, capital R for round shaped seeds and small r for wrinkled seed shape. The genotype of the parents can then be written as capital R, capital R, capital Y and small r, small r, small y, small y. तो यहाँ पे जीनोटिपिक सिंबल्स यूज किए गए कि कैपिटल Y से पता चलेगा कि डोमिनेंट येलो को बेसिकली ये कैपिटल Y जो है वो किसको बताएगा? वो डोमिनेंट येलो बताएगा, डिनोट करेगा. ओके, डोमिनेंट येलो सीड कलर को. और जो स्मॉल y है वो रिसेसिव ग्रीन सीड कलर को डिनोट करेगा. ऐसे कैपिटल R जो है वो राउंड शेप्ड सीड्स बताएगा और स्मॉल r जो है वो रिंकल्ड सीड शेप बताएगा. तो फिर जो जीनोटाइप हो गए पेरेंट्स के वो क्या हो गए? कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y. इसका मतलब राउंड शेप्ड सीड्स और येलो सीड कलर, दो चीजें आ गई इसमें. और दूसरा है स्मॉल r, स्मॉल r, स्मॉल y, स्मॉल y. स्मॉल r से क्या पता चल रहा था आपको? स्मॉल r से था रिंकल्ड सीड शेप और प्लस green color seeds. The cross between the two plants can be written down as in showing the genotypes of the parent plants. The gametes
capital R, capital Y and small y unite on fertilization to produce the F1 hybrid capital R, capital Y, small y. तो जो क्रॉस हुआ था दो प्लांट्स के बीच में, उसे हम कैसे लिख सकते हैं? उन्हें हम उनके जीनोटाइप, जो पेरेंट का प्लांट्स का जीनोटाइप था उसके थ्रू हम लिख सकते हैं. ओके. और दो गैमीट्स बनी थी, गैमीट्स बनेंगी तो गैमीट्स बनेंगी कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, वो यूनाइट करेंगी फर्टिलाइजेशन होने. जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जब गैमीट्स फॉर्म मतलब फ्यूज होती है, फर्टिलाइजेशन होता है तो वो F1 प्रोजेनी बनाते हैं. तो F1 क्या प्रोजेनी बनेगी? हाइब्रिड बनेगी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. तो यहाँ पे जो F1 हाइब्रिड कैपिटल आर स्मॉल आर और जो कैपिटल वाई स्मॉल वाई बन रहा है, बेसिकली ये क्या डिनोट कर रहा है कि सारी की सारी जो प्लांट्स पी प्लांट्स हैं उनमें कौन से सीड होंगे? उनमें राउंड शेप सीड्स होंगे प्लस उनमें येलो कलर होगा. तो डोमिनेंसी कौन शो कर रहा है यहाँ पे? राउंड शेप मतलब कैपिटल आर और येलो सीड कलर मतलब कैपिटल वाई. When Mendel self-hybridized the F1 plants, he found that 3/4 of F2 plants had yellow seeds and 1/4 had green. The yellow and green color segregated in a 3:1 ratio. Round and wrinkled seed shape also segregated in a 3:1 ratio, just like in a monohybrid cross. अब जब सेल्फिंग कराई मेंडल ने, जब F2 जनरेशन की प्रोजेनी चाहिए थी, तो उन्होंने क्या कराया? उन्होंने जो ये R कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई की सेल्फिंग कराई, जैसे हम पिछले उसमें लेक्चर में देखा था मोनो हाइब्रिड क्रॉस के दौरान सेल्फ पॉलिनेटिंग कहा था. ऐसे ही इस हाइब्रिड की इन्होंने क्या कराई? सेल्फ हाइब्रिडाइज कराया. तो इन्होंने देखा जो F1 प्लांट जो सेल्फ हाइब्रिडाइज हुए, उन्होंने देखा उसमें से 3/4 जो F2 प्लांट्स थे उनकी येलो सीड्स थी और 1/4 प्लांट्स की कैसी सीड्स थी? ग्रीन कलर की सीड्स थी. येलो और ग्रीन कलर जो थे वो किस रेशियो में सेग्रीगेट हुए थे, सेपरेट हुए थे? 3:1 रेशियो में हुए थे. ओके. मतलब 4 में से 3 जो है वो येलो सीड्स हैं और 4 में से सिर्फ एक ही क्या मिल रही है? ग्रीन सीड मिल रही है. तो रेशियो क्या हो गया? 3:1. राउंड और रिंकल सीड शेप भी सेग्रीगेट हुई थी 3:1 रेशियो में, जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हुआ था. तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में भी 3:1 का रेशियो आया था. तो यहाँ पे भी राउंड और रिंकल सीड शेप कैसे सेग्रीगेट या सेपरेट हुई? 3:1 रेशियो में. तो राउंड सीड्स जो हैं वो 3 मिली और जो रिंकल सीड शेप है वो 1 मिली इन नंबर. Now we can see the Punnett square results of a dihybrid cross. Punnett square यूज करके कैसे यहाँ पे शो कर रखा है. यहाँ पे देखिए ये है पेरेंटल जनरेशन. तो मैंने आपको बताया था राउंड येलो, दो कैरेक्टर्स हम लेके साथ में चल रहे हैं, इसलिए इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स कह रहे हैं. ओके. तो राउंड येलो एक हो गया शेप ऑफ द सीड, एक हो गया कलर ऑफ द सीड. यहाँ पे दूसरा जो पेरेंट है वो रिंकल सीड है उसका और ग्रीन कलर का सीड है. तो 2 कैरेक्टर्स हो गए. तो 2 कैरेक्टर्स एट अ टाइम स्टडी कर रहे हैं हम. तो अब जब हम 2 कैरेक्टर्स को क्रॉस कराते हैं तो उससे क्या फॉर्म होता है? उससे डाई हाइब्रिड क्रॉस बनता है. तो इसी का नाम है रिजल्ट्स ऑफ अ डाई हाइब्रिड क्रॉस. तो यहाँ पे जब गैमीट्स बने, ओके, जब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जब गैमीट्स बने, ये कैपिटल आर और कैपिटल वाई के गैमीट्स बने, तो कैपिटल आर आया, कैपिटल वाई आया, गैमीट्स फॉर्म हुआ. इसका स्मॉल वाई, ये बने गैमीट्स. गैमीट्स फॉर्मेशन के बाद क्या होगा? इनकी क्रॉसिंग होगी, फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब ये यूनाइट करेंगे गैमीट्स. तो यहाँ पे जो F1 जनरेशन की प्रोजेनी थी उसमें कौन सा डोमिनेंट हुआ कैरेक्टर? राउंड शेप एंड येलो कलर. तो यहाँ पे जितने भी ऑफस्प्रिंग थे उनमें क्या आया? जीनोटाइप कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. अब इनकी राउंड येलो प्लांट्स की क्या कराई गई? सेल्फिंग मतलब सेल्फ हाइब्रिडाइज कराया गया इन्हें. तो यहाँ पे सिंपल पनेट स्क्वायर के थ्रू यहाँ पे समझाया गया जिससे इजीली आपको समझ में आ जाए. तो यहाँ पे क्या क्या बन सकता है? कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, एक साइड लिख दिया स्क्वायर के. यहाँ पे बन सकता है कैपिटल आर स्मॉल वाई, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, और स्मॉल आर स्मॉल वाई. तो ये गैमीट्स बन सकते हैं इतने सारे. ओके. और ऐसे ही गैमीट्स यहाँ पे दिखा रखे हैं. तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इनके जो गैमीट्स फॉर्म होंगे, ओके, तो वो इस तरीके से होंगे. एक साइड यहाँ लिख दिया और एक साइड यहाँ लिख दिया है. अब इनको जब आप क्रॉस कराओगे तो क्या ये वाला जब इसके साथ क्रॉस करेगा तो आपको ये मिलेगा.
ठीक है। फिर जब आप इसको इसके साथ क्रॉस कराओगे तो आपको ये मिलेगा, ओके। फिर जब आप इसको इससे कराओगे तो इस तरह से आपको ये वाली मिलेगी। इस तरह से हम क्रॉस कराते जाते हैं और हमें प्रोजेनी जो है F2 जनरेशन में जो प्रोजेनी है उसका जीनोटाइप क्या होगा वो हमें इस पनेट स्क्वायर के थ्रू पता चल जाता है। तो ये थी F2 जनरेशन की प्रोजेनी, जिसमें आप देख सकते हो अलग अलग टाइप के इसमें जीनोटाइप देखने को मिल रहे हैं। तो F2 जनरेशन में आप देख सकते हो कि इसमें राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन ऐसे बने हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो राउंड येलो है, ओके, जो राउंड येलो है यहाँ पे कंप्लीट येलो है, ओके, और राउंड भी है। तो राउंड येलो यहाँ पे कितने मिल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो राउंड येलो यहाँ पे 9 मिले तो 9 लिख दिया। देन राउंड ग्रीन देखते हैं, 1 2 3, राउंड ग्रीन कितने मिले हमें? 3। देन रिंकल्ड येलो देखो यहाँ पे कितने मिले? 1 2 एंड 3, रिंकल येलो हमें कितने मिले? 3, ओके। फिर हमें रिंकल ग्रीन कितने मिले? यहाँ पे देखिए रिंकल ग्रीन, यहाँ पे रिंकल ग्रीन सिर्फ एक मिला है लास्ट में, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे रिंकल ग्रीन है 1। तो रेशियो क्या हो गया? 9:3:3:1। ये है आपका F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशियो। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। In the dihybrid cross, the phenotypes round yellow, round green, and wrinkled green appeared in the ratio 9:3:3:1. जैसा कि अभी हमने देखा कि जब हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था उसमें जो फिनोटाइप्स थे राउंड येलो, रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड ग्रीन, वो किस रेशियो में मिले थे? 9:3:3:1 के रेशियो में मिले थे। Such a ratio was observed for several pairs of characters that Mendel studied. तो मेंडल ने जितने भी स्टडी किए थे कैरेक्टर्स तो उनमें ये रेशियो देखने को मिला था। उन बहुत सारे पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स में ये रेशियो देखने को मिला था। The ratio of 9:3:3:1 can be derived as a combination series of 3 yellow:1 green with 3 round:1 wrinkle. अब ये जो रेशियो है ये किस तरह से ड्राइव हुआ था? एक कॉम्बिनेशन सीरीज के तरीके से इसे ड्राइव किया गया, जैसे 3 येलो और 1 ग्रीन with 3 राउंड और 1 wrinkled. This derivation can be written as follows. तो इस derivation को हम लिख सकते हैं 3 round:1 wrinkled, यहाँ पे शेप आ गया, 3 yellow:1 green, यहाँ पे कलर हो गया सीड का, ये इज इक्वल टू ये क्या बना? 9 round yellow is to 3 wrinkled yellow is to 3 round green is to 1 wrinkled green. तो जैसे कि ये रेशियो था 9:3:3:1, तो इस तरीके से जो 9 थे वो राउंड येलो थे, ठीक है, 3 थे रिंकल्ड येलो, 3 थे आपके राउंड ग्रीन और 1 था रिंकल्ड ग्रीन, जैसे कि हमने अभी पिछले स्लाइड में देखा था पनेट स्क्वायर के थ्रू F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशियो। Based upon such observations on dihybrid crosses between plants differing in 2 traits, Mendel proposed a second set of generalizations that we call Mendel's law of independent assortment. तो अब ये जो ऑब्जर्वेशंस थी इस डाईहाइब्रिड क्रॉसेस को जब देखा गया, इन ऑब्जर्वेशंस को देखा गया डाईहाइब्रिड क्रॉसेस की, तो डाईहाइब्रिड क्रॉसेस का मतलब क्या होता है? आप प्लांट्स जिनके दो अलग अलग ट्रेट्स या कैरेक्टर्स हैं आप उनको क्रॉस करा रहे हो, उनके बीच में क्रॉसिंग करा रहे हो, तो उसे हम कहते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल ने प्रपोज किया था एक सेकंड सेट जनरलाइजेशन का, जिन्हें उन्होंने कहा मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये जो मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ ये कहता है कि जब दो पेयर्स किसी भी ट्रेट के या कैरेक्टर के कंबाइन होते हैं हाइब्रिड में, तो एक पेयर जो है वो अलग हो जाता है, वन पेयर ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर्स, जो एक पेयर है कैरेक्टर का। The Punnett square can be effectively used to understand the independent segregation of the two pairs of genes during meiosis and the production of eggs and pollen in the F1 capital R small y plant. तो जो पनेट स्क्वायर है उसे इफेक्टिवली यूज किया जाता है जिससे हम समझ सकें कि किस तरह से जीन्स के जो दो पेयर्स हैं वो इंडिपेंडेंट सेग्रीगेट और या सेपरेट होते हैं मियोसिस के दौरान, और जब एग्स प्रोड्यूस होते हैं और पॉलन प्रोड्यूस होते हैं F1 कैपिटल R स्मॉल y प्लांट में।
50% गैमीट्स जो हैं उनमें जीन कैपिटल आर आता है या कैपिटल आर जीन होता है, और 50% में क्या होता है, स्मॉल आर. Now, besides each gamete having either R or small r, it should also have the allele capital Y or Y, small y. तो हर गैमीट में, मतलब जो गैमीट फॉर्म हो रहे हैं उसमें या तो कैपिटल आर आएगा या स्मॉल आर आएगा. तो साथ में इन गैमीट्स में जो है एलील भी होती हैं, कैपिटल वाई हो सकती है वो एलील, या फिर स्मॉल वाई भी हो सकती है. तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखने की है वो ये है कि जो सेग्रीगेशन होता है 50% कैपिटल आर का और 50% स्मॉल आर का, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है किसके सेग्रीगेशन से, 50% कैपिटल वाई और 50% स्मॉल वाई के सेग्रीगेशन से. तो कैपिटल आर और स्मॉल आर का जो सेग्रीगेशन है वो बिल्कुल अलग है, और जो कैपिटल वाई स्मॉल वाई का सेग्रीगेशन है वो बिल्कुल अलग है, मतलब ये इंडिपेंडेंट है. तो 50% जो है उसमें स्मॉल आर बियरिंग गैमीट हैज वाई. तो मतलब इस 50% जो कि स्मॉल आर बियर कर रहे हैं गैमीट, उसमें कैपिटल वाई भी हो सकता है, और जो दूसरा 50% है उसमें स्मॉल वाई भी हो सकता है. तो स्मॉल आर में कैपिटल वाई भी हो सकता है 50%, और स्मॉल आर जो है वो स्मॉल वाई भी 50% लेके चल सकता है. इसी तरीके से 50% जो कैपिटल आर है उसमें जो गैमीट बियर कर रहा है वो उसमें कैपिटल वाई भी हो सकता है, और जो दूसरा 50% बचा उसमें स्मॉल वाई भी हो सकता है. तो इस तरीके से 4 जीनोटाइप्स बनते हैं गैमीट्स के. इसका मतलब 4 टाइप के पॉलन और 4 टाइप के एग्स बनते हैं. The 4 types are capital R, capital R, small r, capital Y, and small y, each with a frequency of 25% or 1/4 of the total gametes produced. तो जो ये 4 टाइप बने हैं गैमीट्स के, वो इस तरीके से बने हैं. यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है, एक कैपिटल आर कैपिटल वाई है, एक कैपिटल आर स्मॉल वाई है, एक स्मॉल आर कैपिटल वाई है, और फोर्थ वन है स्मॉल आर स्मॉल वाई. तो इनकी जो हर गैमीट की जो फ्रिक्वेंसी है वो है 25%, या फिर कह सकते हैं जितने भी टोटल गैमीट्स प्रोड्यूस हुए हैं उनका 1/4 हर एक की फ्रिक्वेंसी है. तो जब हम ये 4 टाइप्स एग्स के और पॉलन्स के पनेट स्क्वायर के दो साइड्स पे लिखते हैं हम पनेट स्क्वायर के, ये जो 4 टाइप्स बने हैं एग्स के और पॉलन के, तो उससे बहुत आसानी हो जाती है कि हम जाइगोट्स का कॉम्पोजिशन निकालने में हमें आसानी हो जाती है, जो कि F2 प्लांट्स देता है. आज की वीडियो में बस इतना ही. आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. Thank you for watching and please subscribe my channel for more videos. Thank you.